करेंगे रिकॉर्डिंग ऑन करके। क्वेश्चन इज विच टर्म, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, मैं बेटा एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें फ्रैक्शन दे रखा है तो फ्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगी। ऑफ द एपी 53, 48, 43 डैश 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलिए थोड़ा सा इस बार जल्दी भी करेंगे और करेक्ट आंसर भी लाएंगे। कैसे, देखिए सोल्यूशन पे आते हैं। क्या आपको हम लिखते हैं कि T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 53, आप कहोगे बिल्कुल सही सर कह रहे हो। T2 इक्वल्स टू 48, बिल्कुल सही है। D इक्वल्स टू T2 माइनस T1 निकाल सकते हैं, हाँ। T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे T2 की वैल्यू है 48 माइनस 53, तो D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, D की वैल्यू माइनस का 5 आएगी। फिर लेट करेंगे, लेट nth टर्म of given AP is first negative, is first, the first negative term, okay, negative term। अब Tn की इसका मतलब वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए थी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होगा वो 0 से छोटा होगा। अब a की वैल्यू कितनी बेटा 53 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है, इज लेस देन 0, ओके। अब ये 53 इधर भेजेंगे तो माइनस का 53 हो जाएगा, या आप यहाँ पे ना समझना चाहो तो देखो इसको मैं थोड़ा और ऐसे करते हैं। इस बार 53 लिखते हैं, -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5n हो जाएगा, -5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। -5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 5n हो गया, और -1 इंटू -5 करेंगे तो +5 लेस देन 0। 53 प्लस 5 कितना होता है 58 माइनस 5n इज लेस देन 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप या तो ये समझो कि 5n को अगर आप पॉजिटिव रखते हो, अगर इस 5n को पॉजिटिव रखते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आपका आंसर इस बार सही आएगा। बट आप अगर -58 को भेज दोगे तो फिर आपका दिक्कत होगी। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे 58 है, इस -5n को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 5n, नेगेटिव नहीं दिखा, दोनों साइड नेगेटिव बचा ही नहीं, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी माइनस से मल्टीप्लाई करने की, समझना इस बात को। दोनों साइड नेगेटिव बचा ही नहीं तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 58/5 आ जाएगा, मीन्स n की वैल्यू जो है वो 58/5 से बड़ी आनी चाहिए। 58/5 का मतलब कितना होता है, 58/5 का मतलब होता है, डिवाइड करके पता करो, (11.6), तो 11.6 से बड़ी आनी चाहिए n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी, मतलब 12th टर्म will be the first negative term, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आप अगर दोनों साइड पॉजिटिव बना लेते हो, मतलब पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चंस को। हर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जिन पे बहुत ध्यान देना है, बट ये ऐसे हैं जिन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, और अब टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बेटा चेंज करेंगे, ठीक है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा चेंज होगा और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं बेटा। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो एक लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे इन टू वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ क्या रहेगा a और d, यहाँ वेरिएबल क्या रहेंगे a और d। और आपने जो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीख रखे हैं, चाहे वो आपका
सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, इन सभी मेथड का यूज करके हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, किसी एक मेथड का यूज करके आप सिंप्लीफाई कर लिया करोगे, ए की वैल्यू आ जाएगी और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन है द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4। अगर सेवेंथ टर्म -4 है एंड इट्स 13th टर्म, जो 13 नंबर का टर्म है वो कितना है, इस -16 है। फाइंड द एपी। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन? क्वेश्चन रीड करिए, आप बताइए हमें, क्या आपको क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू गिवन है या नहीं है? जल्दी बताओ। बोलो, क्वेश्चन रीड करो और बताओ, क्या क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू गिवन है? बोलो भाई। नो सर। बहुत बढ़िया। बाकी लोग को क्या दिख रही है वैल्यू? अक्षत ने तो नो कह दिया, बाकी लोगों का क्या है, बताएं जल्दी से। क्वेश्चन रीड करो बेटा, लिखा है द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। लोग के आंसर आना चालू हो गए हैं, नो सर, नो सर, नो सर। बहुत बढ़िया बेटा। देखो, आप लोग की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, ठीक है, इसीलिए मैं तारीफ करता ही नहीं। तो जितना करूंगा वो उतना कम है, और वो काम नहीं करना चाहिए जिसको जितना करो उतना कम ही लगे। ठीक है, तो सही बात है कि इस क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू नहीं गिवन है। आपने बिल्कुल करेक्ट गेस किया। ठीक है, चलो, तो हम मानेंगे बेटा, लेट करेंगे, सोल्यूशन पे आते हैं, लेट करेंगे। जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट एंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। भैया पहला वाला फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है और दूसरा किसको दिखा रहा है, कॉमन डिफरेंस को दिखा रहा है, रिस्पेक्टिवली। अब सेवेंथ टर्म, इट मींस T7 कितना दे रखा है, -4। बट आपने भी तो पढ़ रखा है कि T7 को आप क्या लिख सकते हो, a + 6d = -4। इक्वेशन नंबर 1। ओके, बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर आते हैं एंड, और अब क्या गिवन है, 13th टर्म, T13 की वैल्यू गिवन है -16। फिर आप कहोगे सर इसे तो हम a + 12d लिख सकते हैं, -16। क्वेश्चन, हमने जब भी आपको एक एलिमिनेशन मेथड बताया तो मैंने बोला था उसको कैंसिल करना है जिसके जो भी वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे ए और डी वेरिएबल है, तो जिसके वेरिएबल्स किस कोफिशिएंट सेम है उनको आप क्या नाम है, ध्यान दोगे। और जैसे सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट होते तो एडिशन होगा। ठीक है, तो a + 6d और a + 12d सेम है, a के कोफिशिएंट है, साइन भी सेम है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सॉरी इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर लेना। ठीक है, कुछ भी लिख लो बेटा, दोनों से आंसर वही आना है, सब कोई जबरदस्त गलत नहीं हो जाएगा। फ्रॉम, तो बेटा इक्वेशन 2 लिख लो जरा। इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करो तो a + 12d -16। इक्वेशन 1 क्या है, a + 6d -4, है ना। अब देखो ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। 12d में से 60 सेपरेट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 6d आएगा। -16 में +4 ऐड करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। -16 में +4 ऐड करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। d की वैल्यू निकालेंगे तो 6 डिनोमिनेटर में आएगा, तो 12/6 का मतलब कितना होता है, d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई है।
क्या किसी को डी की वैल्यू से एतराज है? कोई किसी को ना समझ में आया? -2 कैसे आ गया का क्या कर डाला सर ने? तो बेटा पूछो। है कोई जिसको ना समझ में आया हो कि -2 कैसे आ गया है? सब कोई भी नहीं है ऐसा। हमें कंफर्मेशन मिल चुका है वंशिका से कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये क्वेश्चन हो कि कैसे आ गया। अच्छी बात। अब बेटा -2 का क्या करेंगे? -2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे। तो पुटिंग d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन। अब a 6 इंटू -2 इक्वल्स टू -4, -12 इक्वल्स टू -4, 12 -4, भाई माइनस का 12 इधर आएगा, +12 हो जाएगा। बेटा क्या आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी थी? बेटा वो जरूरत थी आपकी, बट ये हमारा आंसर नहीं है। उसने कहा एपी बताओ। तो नाउ द एपी इज, एपी कैसे बनती है? पहले बेटा ए आता है, हर बार डिफरेंस ऐड करते जाते हो ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही तो एपी बनती है। अब आप क्या करोगे? आपको पता है कि पहला टर्म क्या है? 8 है। हर बार -2 करते जाना है, तो बेटा नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो जो एपी है वो आपको ऐसे मिल जाएगी 8, 6, 4, 2। आपका मन है तो आप डी की वैल्यू पुट करके 8 -2 करो, फिर 6 लिखो, बट क्या जरूरत है? आपको दिख रहा है ना, दो दो हर बार कम करते जाना है। कम कर दिया आपने, ये आंसर आ गया। सोल्यूशन समझ में आया? अगर सोल्यूशन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो और यस सर मैसेज कर लीजिए। तो सभी लोग अपने अपने फोन से स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई दूसरे के फोन से स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। हमें ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि वंशिका ने पारुल के फोन में स्क्रीनशॉट ले लिया, पारुल को बिना बताए। सभी लोग अपने अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? ऑफ एन एपी इज 0। फोर्थ टर्म क्या है? किसी भी एपी का 0 है। क्वेश्चन है बेटा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 5 वाला करवा रहे हैं, 17 वाला अपना कर लेना। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव करके दो ही में, प्रूव दैट इट्स 25th टर्म, 25th टर्म जो है इस एपी का इज, यार क्वेश्चन में गलत हो जाए, इस ट्रिपल इट्स 11th टर्म, 11th टर्म। ये क्वेश्चन है बेटा। क्या कहना है कि फोर्थ टर्म किसी भी एपी का 0 है, तो आप इनको ये प्रूव करके दिखाओ कि जो उसी एपी का जो 25th टर्म होगा वो 11th टर्म का ट्रिपल होगा। ट्रिपल का मतलब 3 टाइम होगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या क्वेश्चन में ए और डी दे रखा है? आपका आंसर होगा नहीं दे रखा है। तो जब नहीं दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट term and common difference respectively बेटा, respectively। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं? A4 जो फर्स्ट टर्म है, फोर्थ टर्म है, वो कितना है? 0 है। तो ये इन्होंने कह दिया, मान थोड़े लेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा a प्लस 3d इक्वल्स टू 0। इट मीन्स a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -3d की। जरूरत पड़ने पे इनका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा? जो 25th टर्म है, 25th टर्म को कैसे लिखोगे जरा बताना?
25th टर्म को कैसे लिखेंगे? T25 लिख सकते हैं ना ऐसे। वो ट्रिपल है किसका? T11 का, 11th टर्म का। T25 11th टर्म का 3 टाइम्स है ये वाली लाइन। यही चीज आपको प्रूव करनी है। ये लाइन आप समझ पाए या नहीं समझ? बहुत बढ़िया। चलिए 25 है बेटा, 25 को क्या आप a+24d लिख सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 11 है, 11 को आप क्या a+10d लिख सकते हो? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, आपने क्या किया, a की एक वैल्यू आपके पास है, a की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? -3d लिख दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3a+30d। 24 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप कहेंगे सर 21d आएगा। यहाँ पे भी हम a की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है? -3d +30d। अब बताओ, ये 3 3 जा 9, -9d आ गया और ये 30d आ गया, ये 21d था। 21d 30 - 9 कितना होता है बेटा? 21 होता है। क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ गया? आपको ये सर आ गया। इट मीन्स ये हमने क्या कर लिया? हेंस। क्या आपको ये प्रूफ समझ में आया? किसी को टफ लग रहा हो तो बता सकता है, बट मुझे तो नहीं लगा कि इतना टफ है कि आप ना समझ पाओ। इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन और है, उसको आप करोगे 28 नंबर पर, जिसमें 6th टर्म बोल रहा है और पूछ उसका कह रहा है प्रूव करोगे 33rd टर्म टाइम से। वो सब कर लेना अपना, कर सकते हो, हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। अब हम लोग थोड़े से और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो बेटा इसके बाद जो एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28 है। ये क्या रहेगा? HW में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11, ठीक है? द सम ऑफ, देखो क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भले ही करवा रहे हैं, बट आपको तरीके समझना है और ये देखना है कि सर क्वेश्चन को रीड करके किस हिसाब से आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन में। क्या सर ने रीड किया, क्या सोचा और फिर किस हिसाब से वो सोल्यूशन में करने लगते हैं, क्या उन्होंने निकाला उस क्वेश्चन में, क्या कैलकुलेट किया, वो सब आपको देखना है। यहाँ पे मेन तरीका सीखना है। द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का 34, 3 4 34 है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन। ओके, तो बोल रहे थे फोर्थ टर्म ऑफ एन AP is 11, the sum of fifth term and seventh term of this AP is 34, find the common difference। कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू बताना है आपको। फिर से क्वेश्चन में A और D नहीं पता है तो फिर से आप लेट करोगे। अब मैं उस लाइन को नहीं लिखूंगा, हमने लेट कर लिया कि हाँ वो फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस क्या है? D, ठीक है? फोर्थ टर्म आपसे बोल रहे हैं 11 है, इट मीन्स T4 की वैल्यू आपको 11 गिवन है। T4 को ऐसे नहीं लिख के छोड़ेंगे, इसे हम लिखेंगे A+3D = 11। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है, बना के। फिर आते हैं द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, मतलब क्या कहने का मतलब है? T5 एंड T7 वो 34 गिवन है। सही गेस किया या नहीं किया हमने? लैंग्वेज पढ़ के जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, क्या ये कंडीशन लिख दी है जो लैंग्वेज पढ़ के हमने, क्या ये कंडीशन सही लिखी है हमने? यस और नो में रिप्लाई कर देंगे। द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म
ऑफ दिस एपी इज 34। सही लिखा है। तो T5 की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 4d। इसे क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d इक्वल्स टू 34। बेटा देखो a और a 2a 4d और 6d 10d इक्वल्स टू 34। क्या आप यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हो, आपको ये सब बिल्कुल ले सकते हैं, तो बेटा ले लो। तो 34 a प्लस 10d किसके इक्वल आएगा, 34 अपॉन 2 17 भाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में देती है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं जो सेकंड वाली थी, उसमें पहली वाली, उसके नीचे पहली वाली को। क्या हो गया बेटा, कहीं कुछ गलत कर दिए क्या, हाँ गलत कर दिए, सॉरी, मुझे गलती पता चल चुकी है। इसके पहले कि आप गलती को और पॉइंट आउट करो, मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। 3d की वैल्यू कितनी है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 11 है। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, सब्ट्रैक्टिंग। आपको पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो यहाँ ये हो जाएगा बेटा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, ये कट गया। 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2d, 17 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यही कॉमन डिफरेंस आपसे पूछना चाहते थे, जो कि निकल के आ चुका है 3। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। कैसा लग रहा है चैप्टर, टफ लग रहा है या इजी लग रहा है, बोल बताओ, टफ लग रहा है या इजी लग रहा है। इजी है, इजी है बेटा, मैंने पहले ही बोला इजी है। तब आप क्वेश्चन को पढ़ के गलत कंडीशंस लिख दोगे, गलत एजम्पशन कर लोगे, तो बेटा कोई नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। वरना चैप्टर उतना टफ नहीं है जितना बाकी आप अभी तक जितने पढ़ रहे हो, उसमें से ये इजी वन था, तो ये आपको लग ही रहा होगा, फिर भी हो रहा होगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, 3 4 5 वही गिने चुने फॉर्मूले हैं, उन्हें ही आपको लर्न होना चाहिए, उनके बारे में आप जानते हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा वो नहीं होता कि ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आज मैं सुबह अपने फोन पे फिंगर लगा रहा था, पीछे फिंगरप्रिंट वाले पॉइंट पे पहचान नहीं रहा था उंगली, तो मैंने इसको अपना चेहरा दिखाया तब पहचान पाया फोन कि हाँ हमारी ही उंगली है वो, तब वो जाके उसने फिंगरप्रिंट को एक्सेप्ट किया था। सुबह सुबह ये दिक्कत आ रही थी, मेरा फोन मेरी उंगली नहीं पहचान रहा था, फेस दिखा के काम चलाना पड़ा था मुझे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, अब आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 30 और 31 हम करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, ठीक है, डिटरमाइन द nth टर्म। बेटा nth टर्म डिटरमाइन करो, कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, डिटरमाइन द nth टर्म और ऑफ द एपी whose क्या है, सेवेंथ टर्म इज -1, जिसका सेवन टर्म क्या है बेटा, -1 है, एंड 16th टर्म इज 17 है उसका 16th टर्म। nth टर्म बताना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप फिर से वही सॉल्यूशन पे आते हो, क्या आपको ए और डी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, आपका आंसर होगा सर नहीं गिवन।
लेट कर लेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेवंथ टर्म -1 है, तो आप लिखोगे T7 -1 है। इसको आप लिख सकते हो a + 6d इक्वल्स टू माइनस का इक्वेशन नंबर। 16th टर्म 17 है, तो T16 की वैल्यू 17 है, a + 15d इक्वल्स टू 17। अब a + 15d, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और पहली वाली लिखेंगे इसके नीचे a + 6d इक्वल्स टू -1। अब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कट जाएगा। 15 में 6 घटाएंगे 9 आएगा, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। और d की वैल्यू, ये क्या हमने किया है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, सब्ट्रैक्टिंग। बेटा d की वैल्यू निकालेंगे तो 18/9 कितना आएगा बेटा, 2। d की वैल्यू 2 आ चुकी है, अब आप a की भी वैल्यू निकालो। तो a की वैल्यू कितनी कैसे निकालेंगे, जाके इक्वेशन नंबर 1 पे वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे पुट करो तो a + 6 × 2 इक्वल्स टू -1, a + 12 इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू -1 - 12, a इक्वल्स टू -13। ये a की वैल्यू भी आ चुकी है। बट हमसे ना तो a की वैल्यू पूछी गई थी, ना तो d की वैल्यू पूछी गई थी, हमसे तो nth टर्म पूछा गया था। nth टर्म क्या पढ़ रखा है बेटा आपने, a + n - 1 × d। a की वैल्यू कितनी है, -13 है, n - 1। d की वैल्यू कितनी है, 2 है, इस 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n आ जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। -13 - 2 ये ऐड होके -15 + 2n बन जाएंगे। यही आपका nth टर्म है, यही आपका आंसर है। हो सकता है आंसर में 2n को आगे कर दिए हो, 15 को पीछे कर दिए हो, बट देख लो। क्या सोल्यूशन क्लियर है? अगर है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं है तो बताओ। समझ में आ रहा है ना बेटा? रिवीजन करते रहना, पढ़ाते तो हम ठीक ही ठाक हैं, तो रिवीजन बहुत जरूरी है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी, और आप मैथ में अच्छा स्कोर करोगे जैसा आप चाहते हो। कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट हमसे पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो, वो तो चलो जो है ही है, बट पढ़ रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, चाहे जिससे भी पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये क्वेश्चन, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, हो सकता है ये हमारे लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो आज की क्लास का। ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, क्या है बेटा, वो इक्वल है टू 18 टाइम्स ऑफ 18th टर्म, 18 टाइम्स ऑफ 18th टर्म। फाइंड द 22nd टर्म। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 होता है। आप कहोगे सर ये कैसे आप बता दिए तुरंत 0 होता है? बेटा देखो, फोर्थ टर्म दे रखा है, 18th टर्म दे रखा है, 18 + 4 कितना पूछा गया है, 22 की वैल्यू पूछी गई है। ऐसे क्वेश्चन में आंसर 0 ही आता है, ताकि आपको सॉल्व करना तो है ही है।
बिना सॉल्व किए आपका मन मानेगा नहीं, तो आप करते हैं, चलिए सॉल्व। तो बेटा देखो अगेन हमारे पास a और d की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम फिर से लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। ओके, क्वेश्चन है 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का 4 टाइम्स इक्वल होगा 18 टाइम्स ऑफ 18th टर्म। क्या गलत लाइन लिख दी है? क्या ये लाइन बिल्कुल करेक्ट लिखी है? जल्दी से बताओ हमें, क्या इस लाइन में मैंने कोई मिस्टेक कर दी? जो मैंने कंडीशन बनाई स्टेटमेंट पढ़ के बिल्कुल करेक्ट बनाई है, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट डिसाइड करता है कि हाँ टीचर सही कर रहा है। देख लो तुम आज खुद देखो, आप डिसाइड कर रहे हो कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर गलती से अंशिका ने नो कह दिया होता तो मेरे लिए दिक्कत आ जाती कि मैं कैसे समझाता तुम अंशिका को कि ये मैंने चीज सही लिखी है। बट आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो, अच्छा लगता है। सही कर रहा हूँ तो कर रहे हो, वरना भी पट्टे से कह दोगे गलत किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a 4 थ्री जा 12d, 18a 18 इंटू 17। बेटा 18 इंटू 17 क्या किसी को आता है? कभी किसी ने गलती से मल्टीप्लाई कर लिया हो 18 इंटू 17 तो वो बता सकता है। मैं क्या 306 होता है क्या? देख लेना भाई। अब क्या लग रहा है आपको, ए वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और सही किया मल्टीप्लाई, ठीक है। डी वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो करो क्या कि 4a है, इधर से 18a ले आओ, और 306d है, इधर माइनस का 12d भेज दो। 4a में 18a सेपरेट करेंगे, सबको पता है माइनस का 14a आएगा। 306 में 12 सेपरेट करेंगे, सबको पता है 294। a की वैल्यू निकालेंगे 294 अपॉन d, और ये माइनस का 14 आ जाएगा। बेटा ये कैंसिल आउट हो सकता है क्या 14 से? करो, 14 टू जा 28, 14 वन जा 14। तो ये माइनस साइन जो नीचे था इसको ऊपर भेज दिया, a इक्वल्स टू माइनस का 21d आ रहा है। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। अब आ रहा है हमारे पास, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, 22nd टर्म बताइए। तो T22 क्या लिखेंगे, a प्लस 21d लिख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 21d है। d की वैल्यू कितनी है, वो 21d है ही है, यहाँ पे कट गया, जीरो आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, आया समझ में? बताओ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने आप में ही बहुत, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराना चाहते हैं, लिखा है इसमें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 and the sum of its first four terms is half the sum of the next four terms। तो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, जिसको आज हमारा कराएंगे नहीं, क्योंकि अभी हम इसको कराएंगे तो लास्ट मोमेंट पे इस क्वेश्चन को कराने कोई मतलब नहीं। कल ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा, बट इसके बाद वाले क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको कल के दिन करेंगे। बाद वाला भी ऐसे दिख रहा है यार, क्या है, द सम ऑफ द सेकंड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30 इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, अब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है। The 17th term of an AP is 5 more than the twice of its 8th term. The 11th term of AP is 43. Find the nth term.
अब बेटा बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये कल के दिन हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। आज और क्वेश्चन नहीं करेंगे, ओके। कोई क्वेश्चन लंबी है वो बेटा कल ही करना, ठीक है। तो आज की क्लास में फिर बेटा इतना ही रखा जाएगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका मन उदास है, कोई बात नहीं बेटा, आप आके जितने क्वेश्चंस मैंने कराए खुद प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। आगे कल थोड़े से टफ टफ क्वेश्चंस हैं, तो ये वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, ठीक है। चलिए बाय।